हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना और विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। तो इसी क्रम में हमने प्रस्तावना का अध्ययन कर लिया था। किसका? प्रस्तावना से संबंधित अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, हम जानते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो है उसके अंतर्गत बहुत सारे जो है टॉपिक्स आते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये चीज जान लें कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वह उपयुक्तता और उपयोगिता के आधार पर तय की गई। किस प्रकार तय की गई? उपयुक्तता उपयुक्तता एवं उपयोगिता के आधार पर। कैसे? उपयोगिता के आधार पर। तो उपयुक्तता एवं उपयोगिता के आधार पर तय की गई। अच्छा ठीक है, इसका अर्थ क्या है? उपयुक्तता एवं उपयोगिता के आधार पर तय की गई, इसका अर्थ जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत क्या है? विविधताओं से भरा देश है। यहाँ पे अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग तरह के रीति रिवाज, अलग अलग धर्म के लोग, विभिन्न जातियों में बटे हुए लोग, मतलब बहुत तरह की जो है विविधताएं यहाँ पे देखने को मिलती है। तो उस स्थिति में भारत के संविधान का निर्माण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस समस्याओं को समझते हुए अनेक देशों से इस समस्या को जो हल करने के उपाय हैं उनका अध्ययन किया गया और उन उपायों को फिर भारत के संविधान में शामिल किया गया। जैसे अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से। हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली की, ब्रिटेन से लिया गया। लेकिन उसी में अगर संघीय शासन व्यवस्था की बात करें तो वह कनाडा से लिया गया। इसी प्रकार जो है अगर न्याय संबंधी अधिकांश जो है हमारे कहाँ से? अमेरिका से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए। इसी प्रकार बहुत सारे जो है चीजें दूसरे देशों से ली गई और जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से भी लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए। तो इस प्रकार उपयुक्तता और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। किसका? उपयुक्तता और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो चलिए अब हम पॉइंट वाइज इसका अध्ययन करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। नंबर एक, लिखित संविधान। देखिए, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? लिखित संविधान है। और तो क्या आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या अलिखित संविधान भी होता है? प्रश्न आ रहा होगा, क्या अलिखित संविधान होता है? तो इसका उत्तर है हाँ, अलिखित संविधान भी होता है। तो आप पूछिएगा कि अलिखित संविधान कहाँ है? कहाँ है? तो अलिखित संविधान का उदाहरण आपको ब्रिटेन में मिल जाएगा। ब्रिटेन की जो संसद है, सर्वोच्च शक्ति उसी में निहित होती है। जैसे अगर भारत की बात करें, भारत में सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? तो संविधान में। और संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? तो भारत की जनता से। तो उसी प्रकार अगर हम बात करें कि अलिखित संविधान कहाँ पे तो है, तो ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में सब कुछ नीति नियम संसद द्वारा ही तय होती है। लेकिन यानी शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वहां पे शक्ति का मुख्य स्रोत संसद है। और भारत में शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? संविधान है। ठीक है, भारत के शक्ति का स्रोत क्या है? ये क्या है? संसद क्या है? शक्ति का स्रोत है। ठीक है, और भारत में शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान है। और संविधान को कहां से मिलती है? भारत की जनता से। ठीक है, तो अब लिखित संविधान और अलिखित संविधान में मूलतः फर्क क्या है? देखिए, लिखित संविधान और अलिखित संविधान में अगर आप फर्क देखिएगा तो लिखित संविधान जो है यह निश्चित सिद्धांतों का पालन करती है। क्या है? लिखित संविधान जो है वह निश्चित सिद्धांतों का पालन करती है। आदर्शों के आधार पर निश्चित सिद्धांत,
आदर्शों के आधार पर तय किए गए निश्चित सिद्धांत, आधार पर तय किए गए निश्चित सिद्धांतों का पालन करती है। किसका? निश्चित सिद्धांत। अब इसका अर्थ समझिए आप। अगर हमने किसी चीज को लिख दिया, हमने किसी सिद्धांत को संविधान में लिख दिया, तो उसकी व्याख्या अपने अपने ढंग से की जा सकती है, लेकिन उसे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन अगर अलिखित संविधान की बात करें तो अलिखित सिद्धांत में आदर्शों के जगह, अगर अलिखित संविधान की हम बात करें तो उसमें आदर्शों की जगह सिद्धांतों को कम महत्व दिया गया है, सिद्धांतों को कम महत्व दिया गया है। यानी इसके प्रमुख जो है वो क्या है? आदर्श है। क्योंकि जब ये लिखा गया नहीं है तो क्या होता है कि इसका कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है, बस ये आदर्शों के आधार पर फैसले लेंगे। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। अब आप लोग को पता है कि संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। कहां से? ब्रिटेन से ली गई है, तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, और यहीं पे अगर पूछते यहाँ की संघीय व्यवस्था तो कनाडा से। तो संसदीय शासन प्रणाली की अब अगर हम बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली को हम थोड़ा से विस्तार से पढ़ना चाहेंगे। देखिए, संसद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? अगर हम संसद की बात करें तो संसद में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद प्लस अन्य संसदीय प्रतिनिधि। ठीक है, संसदीय प्रतिनिधि। अब अगर हम बात करें कि संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति किस में निहित होती है, अगर हमसे पूछा जाए कि संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति किस में निहित होती है, तो संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति जो होती है वह मंत्रिपरिषद में निहित होती है। किस में निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। हालांकि मंत्रिपरिषद जो होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और इससे भी बड़ी बात है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किसके? प्रधानमंत्री के सलाह पे। अब देखिए, यहां समझने वाली बात है, शक्ति निहित होती है मंत्रिपरिषद में, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, किसके? प्रधानमंत्री के सलाह पे करता है। ठीक है, तो यानी अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चूंकि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो सबसे अधिक शक्ति इसकी हुई। तो अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जो है, सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति को राष्ट्र का अध्यक्ष माना जाता है। यानी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन यह शक्ति नाम मात्र की होती है। अब बोलिएगा ऐसा क्यों? तो प्रारंभ में भी कुछ इस तरह की व्यवस्था थी, और 72वें संविधान, माफ कीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन, इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह को मानना एकदम आवश्यक कर दिया गया। मतलब राष्ट्रपति जो काम करेगा वह मंत्रिपरिषद के अनुसार ही काम करेगा, यानी राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के अनुसार काम करना बाध्यकारी बना दिया। अब जब इसको बाध्यकारी बना दिया गया तो फिर नाम मात्र का प्रमुख है। राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र का प्रमुख है। वास्तव में अगर हम बोलें तो शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित करती है, लेकिन उसका भी चूंकि प्रधानमंत्री होता है, अतः हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार संसदीय शासन प्रणाली में क्या हुआ कि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुआ, परंतु वास्तविक प्रधान जो है प्रधानमंत्री हुआ, और शक्ति किसमें? मंत्रिपरिषद में निहित करती है।
अब चूंकि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसका, मंत्रिपरिषद का, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति व्यक्तिगत तौर पे किसके ये जो है मंत्रिपरिषद जो है वो व्यक्तिगत तौर पे किसके प्रति उत्तरदायी होगा, राष्ट्रपति के। तो व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्रपति के, लेकिन अगर पूछा जाए सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके प्रति, तो सामूहिक रूप से किसके प्रति, संसद के प्रति, संसद, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होगा, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। अच्छा ठीक है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के उत्तरदायी होगा। अब क्या राज्य में भी ऐसी व्यवस्था होती है, तो आपको समझना चाहिए कि राज्य में भी ऐसी ही व्यवस्था होती है। अब कैसे, हम देखते हैं। देखिए राज्य में क्या होता है, राज्य में राज्यपाल होता है। तो जिस प्रकार राष्ट्रपति की स्थिति है किसमें, देश में यानी केंद्र में, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की स्थिति है। क्या है, राज्यपाल की स्थिति है। यह संवैधानिक प्रमुख तो होता है लेकिन नाम मात्र का, वास्तविक शक्ति किसे, मंत्रिपरिषद के पास होती है, और यह मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसकी, मुख्यमंत्री के सलाह पे करता है। उसी प्रकार मंत्रिपरिषद क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल और जो है सामूहिक रूप से विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। तो हमने 2 पॉइंट देखा संविधान की प्रमुख विशेषताओं में, एक लिखित संविधान और दूसरा संसदीय शासन प्रणाली। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रही होगी। अगला है एकीकृत न्यायपालिका। अब देखिए यहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ समझिए। एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ है कि जहां पे एक सर्वोच्च न्यायकर्ता उपस्थित हो, मौजूद हो। हमने क्या देखा कि भारत में शक्तियों का क्या हुआ है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्तियों का क्या किया गया है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। अच्छा, विकेंद्रीकरण का अर्थ आप समझना आवश्यक है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। तो विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है, देखिए जब शक्तियां किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहती, उसका अनेक स्तरों पे विभाजन होता है। जैसे देखिए शक्तियों का भारत में विभाजन, विकेंद्रीकरण का अर्थ यहां आप समझिए। विकेंद्रीकरण का सामान्य अर्थ आप समझिए, शक्तियों का विभिन्न स्तरों में पे विभाजन, शक्तियों का विभाजन। अब देखिए भारत में जो है शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया है उसे हम समझेंगे। शक्तियों का विभाजन जो किया गया है, नंबर 1 आप देखिए, संघ सरकार या केंद्र सरकार, संघ या केंद्र सरकार, ठीक है। दूसरा राज्य सरकार, दूसरा क्या है, राज्य सरकार। तीसरा क्या है, पंचायत या नगर पालिका। क्या है, नगर पालिका या पंचायत। और पंचायत में भी क्या किया गया है कि बहुत सारे राज्यों में द्विस्तरीय और बहुत सारे राज्यों में त्रिस्तरीय विभाजन किया गया है। तो जैसे जो है जिला परिषद, उसके बाद क्या होता है, जिला परिषद के बाद पंचायत समिति, फिर जो है पंचायत होता है। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो है भारत में किया गया। तो शक्तियों के विकेंद्रीकरण के अधीन क्या किया गया है कि प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय होता है। क्या होता है, इसी के अधीन प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय होता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अगर प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय होता है तो ये शक्ति का विकेंद्रीकरण मतलब जो है हो गया। तो यहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका का क्या अर्थ है, अगर हर एक राज्य का अपना अपना न्यायालय है तो सब अपना अपना न्याय करेगा, नहीं। एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ है कि जितने भी राज्य का उच्च न्यायालय है सबका एक सुप्रीम बॉस है, और वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। तो सभी उच्च न्यायालय जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होता है। किसके अधीन होता है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होता है। किस न्यायालय के अधीन होता है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होता है। सभी जो है एकीकृत मतलब
सभी उच्च न्यायालय। यानी यहां पे क्या हुआ, एकीकृत का अर्थ है कि सबका एक सुप्रीम बॉस होगा, और यह जो है एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब देखिए, इससे पहले भी हालांकि इन सब चीजों की चर्चा हो चुकी है, लेकिन चूंकि यह भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है तो हम इसकी एक बार और चर्चा करना जरूरी समझते हैं। सबसे पहले आ जाइए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यह किसी बाह्य आंतरिक शक्ति द्वारा संचालित नहीं हो सकती। कौन? भारत की सरकार। अगर किसी देश की सरकार स्वयं निर्णय ले, बिना जो है बाहरी या आंतरिक शक्तियों से प्रभावित हुए, तब वह देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाएगा। तो इसका अर्थ क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व का अर्थ होता है स्व यानी स्वयं शासन करने की शक्ति। शासन करने की शक्ति। तो किस प्रकार स्वयं शासन करने की शक्ति? बिना बाह्य या आंतरिक, बिना बाह्य, बाह्य मतलब बाहरी, तो बिना बाहरी या आंतरिक शक्तियों से प्रभावित हुए, आंतरिक शक्तियों से प्रभावित हुए, शक्तियों से प्रभावित हुए। ठीक है, अब जो है हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसके बारे में डिटेल चर्चा हो चुकी है तो उतना डिस्कस नहीं करेंगे। अगला है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ जो है आप जानते ही हैं। समाजवादी का अर्थ है कि संपत्ति, पूंजी, इस सब पे जो है सबका समान हक। अब समाजवाद का अगर बात करेंगे तो समाजवाद तीन तरह का। कौन कौन सा? सामाजिक समाजवाद, आर्थिक समाजवाद और राजनीतिक समाजवाद। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समाजवाद। तो सामाजिक समाजवाद का क्या अर्थ है? सामाजिक समाजवाद का अर्थ है कि किसी के साथ भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, रंग, इस सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक समाजवाद का क्या अर्थ है? आर्थिक समाजवाद का अर्थ है कि उत्पादन, पूंजी आदि सार्वजनिक साधनों पर सबका बराबर हक होगा। और राजनीति का क्या अर्थ है? तो राजनीति में सबको समान अवसर दिया जाएगा। अवसर का क्या अर्थ है? चाहे आप वोट डालने के अधिकार से जो है ले, या जो है चुनाव लड़ने का अधिकार, सबको समान रूप से मिलेगा। अगला है पंथ निरपेक्ष। क्या है? पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष जो है, इसमें इसके अंतर्गत किसी भी धर्म को भारत का राजकीय धर्म घोषित नहीं किया गया है। क्या है? कोई भी धर्म भारत का राजकीय धर्म घोषित नहीं किया गया है। क्या है? कोई भी धर्म भारत का राजकीय धर्म घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, और साथ ही सभी को अपनी धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इस प्रकार जो है भारत क्या है? एक पंथ निरपेक्ष जो है राष्ट्र है। और इसे जो है ये पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, ये जो है 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 1976 द्वारा जोड़ा गया। अब देखिए, अगला है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ क्या होता है? देखिए, गणराज्य का अर्थ होता है कि लोगों का राज्य। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भारत एक गणराज्य है? और उसमें भी कौन सा? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? तो इसकी जानकारी आपको मिलेगी, अगर जो संकेत बता रहा हूं वो संकेत अगर किसी गणराज्य में दिख जाए तो आप समझिएगा कि वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। नंबर एक, यहां पे क्या होता है कि राष्ट्राध्यक्ष जो होता है, राष्ट्राध्यक्ष
एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है? एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। एक निश्चित अवधि के लिए राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव निश्चित अवधि के लिए होता है, के लिए होता है। और दूसरा, ये जो पद होता है, राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होता है। क्या होता है? वंशानुगत नहीं होता है। मतलब बाप के बाद बेटा बैठेगा ऐसे कोई जरूरी नहीं है। जिसके पास योग्यता है वो राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि राष्ट्राध्यक्ष एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और उसका पद जो है वंशानुगत नहीं होता है। अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट है न्यायिक समीक्षा। अब देखिए न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है। हम जानते हैं कि आपने कई बार देखा होगा कि एक ही मामले में अलग अलग कोर्ट के निर्णय अलग अलग आते हैं। तो ऐसा आखिर होता क्यों है? तो भारत में क्या किया गया है, भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर किसी मामले में क्या हुआ कि किसी मामले में किसी कारणवश या किसी परिस्थितिवश गलत निर्णय दे दिया गया या कानून संगत निर्णय नहीं हुआ, मतलब गलत निर्णय न्यायालय द्वारा दे दिया गया या कानून संगत निर्णय नहीं दिया, कानून संगत निर्णय नहीं दिया। तो जब गलत निर्णय दे दिया या कानून संगत निर्णय नहीं दिया तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में लोग जो है न्याय से वंचित रह जाएंगे। और भारत के संविधान में न्याय को काफी स्थान दिया गया है। तो इसलिए क्या किया गया है कि किसी भी न्यायालय के निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार दिया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है जिसे ऐसा लगता है कि उसके साथ सही न्याय नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा? न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका डाल सकता है या न्यायिक समीक्षा की मांग कर सकता है। क्या कर सकता है? न्यायिक समीक्षा की मांग कर सकता है, न्यायिक समीक्षा की मांग कर सकता है। और उस कोर्ट में क्या, उस स्थिति में क्या करेगी कि न्यायालय जो है उसकी मांगों पर विचार करेगी, न्यायालय विचार करेगी, उसकी मांगों पर विचार करेगी। और फिर अगर उसे फैसला गलत प्रतीत होगा या जो है कानून संगत प्रतीत नहीं होगा तो वह उसमें बदलाव भी करेगी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है। क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है, फैसला अंतिम। चलिए अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो मौलिक अधिकार जो है क्या है? देखिए, मौलिक अधिकार एक सही जीवन जीने के लिए, गरिमामय जीवन जीने के लिए, सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए भारत के संविधान द्वारा यहां के नागरिकों को प्रदान किया गया है, जिसका किसी भी स्थिति में हनन नहीं किया जा सकता है। और अगर इसका हनन होता है तो व्यक्ति क्या कर सकता है? न्यायालय की शरण ले सकता है। तो भारत में जो है हमारे संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो ठीक है, 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? एक समता का अधिकार, समता मतलब समानता। स्वतंत्रता का अधिकार, समता स्वतंत्रता। अच्छा, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता। तीसरा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। तो समता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। चौथा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। उसके बाद पांचवा क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। पांचवा
संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, अधिकार। ये जितने भी जो है मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इनकी चर्चा की गई है। किसमें? अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक इनकी चर्चा की गई है। अब अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बोला जाए तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसे बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। और इसका कारण है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप क्या करते हैं? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो इस प्रकार गरिमा पूर्ण जो है जीवन व्यतीत करने के लिए लोगों को क्या किया गया है? 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और इसका हनन होने पे व्यक्ति क्या कर सकता है? तो न्यायालय की शरण ले सकता है। अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कौन सा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो देखिए, अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो यह 3 तरह के, समाजवादी, समाजवादी प्लस गांधीवादी, गांधीवादी और प्लस उदारवादी। कौन कौन सा? समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। इन तीनों सिद्धांतों का क्या है? मिश्रण है। इन तीनों सिद्धांतों का मिश्रण है। कौन कौन सा? समाजवादी, गांधीवादी और जो है उदारवादी। इन तीनों सिद्धांतों का मिश्रण है। कौन सा? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। अब देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो राज्य की इच्छा पे निर्भर करते हैं। उसे लागू करना या ना लागू करना, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। राज्य की इच्छा पर। मौलिक अधिकार की तरह ये बाध्यकारी नहीं है कि इसे देना ही होगा। ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। अगर राज्य के द्वारा अगर संभव हो तो वे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित विषय को लागू कर सकते हैं अथवा नहीं भी कर सकते हैं। अगला है लचीला एवं कठोर संविधान का मिश्रण। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि लचीला संविधान क्या होता है और कठोर संविधान क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले लचीला संविधान समझिए। लचीला, भारत को पहले ये जान लीजिए कि भारत को जो है क्या कहा गया है? भारत को लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण कहा गया है। भारत को क्या कहा गया है? लचीला और कठोर का दोनों का मिश्रण। तो लचीला और कठोर संविधान का मिश्रण है भारतीय संविधान। तो सबसे पहले समझिए लचीला संविधान। लचीला संविधान क्या होता है? तो देखिए, लचीला संविधान किसी भी संविधान के लचीला या कठोर होने का निर्णय उसकी संविधान संशोधन प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। अगर संविधान का संशोधन करना आसान है तो वो लचीला संविधान होगा। तो लचीला संविधान क्या होगा? जिसकी संविधान संशोधन प्रक्रिया आसान है। संविधान संशोधन प्रक्रिया आसान, संविधान संशोधन प्रक्रिया आसान, प्रक्रिया आसान। तो अब अगर हम बात करें उदाहरण के लिए अगर हम ब्रिटेन के जो है बात करें तो ब्रिटेन में लिखित संविधान है ही नहीं। वहां पे क्या करता है? जो भी निर्णय लेती है वो संसद द्वारा जो है निर्णय लिया जाता है, उसी के द्वारा कानून बनाया जाता है। तो चीजों को आसानी से बदला जा सकता है, तो इसीलिए उसे लचीला संविधान की संज्ञा दी जाती है। और अगर हम कठोर संविधान की बात करें, अगर हम कठोर संविधान की बात करें तो कठोर संविधान के अंतर्गत कौन सा हो गया? जिसकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया काफी जटिल हो। क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया जटिल हो। संविधान संशोधन प्रक्रिया जटिल। संशोधन प्रक्रिया अगर जटिल होगी तो वह कौन सा होगा? वह होगा कठोर संविधान। ठीक है, जैसे अगर हम उदाहरण के लिए लेते हैं, अमेरिका हो गया,
अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। इन सब देशों में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया काफी जटिल है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे इनके संविधान को कठोर संविधान कहा जाएगा। अब आप बात करते हैं भारत की। तो भारत में संविधान संशोधन के तीन तरह के वो देखने के लिए मिलते हैं। एक, संविधान संशोधन के क्रम में कुछ ऐसे विषय हैं जो साधारण बहुमत द्वारा जिनका संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत द्वारा। तो जो साधारण बहुमत द्वारा जिसका किया जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, मतलब उसकी प्रक्रिया आसान है। उसके जैसे हम उदाहरण के लिए जो है लेते हैं, विधान परिषद का निर्माण या विघटन, विधान परिषद का निर्माण या विघटन, ये क्या है, ये काफी आसान तरीके से हो जाता है। तो या और जो है हम एग्जाम्पल इसका लेते हैं कि किसी राज्य के, किसी राज्य के नाम, क्षेत्र, इसमें क्या, आदि में बदलाव, आदि में बदलाव। तो ये क्या हो गया, ये भी जो है काफी सरल प्रक्रिया हो गई। सरल प्रक्रिया द्वारा हम ये सब काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें जो है हमें क्या होता है कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत, अब 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उस स्थिति में इसे जो है कठोर माना जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, इसे कठोर माना जाएगा। तो जैसे कुछ आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, नीति निर्देशक सिद्धांत हो गया, क्या हो गया, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सब क्या हो गया, इसकी प्रक्रिया जो है 2/3 बहुमत थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। तो यहां पे संविधान क्या हो गया, थोड़ा कठोर हो गया। यहां पे संविधान क्या हो गया, थोड़ा कठोर हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अब कुछ ऐसी है जिन्हें जो है, जिनकी प्रक्रिया और भी जटिल होती है, मतलब इसमें 2/3 बहुमत तो चाहिए, साथ ही साथ आधे से आधे राज्य, आधे राज्य के विधानमंडल में भी, विधानमंडल में भी बहुमत से पास होना चाहिए। बहुमत से मतलब कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें जो है संशोधन के लिए 2/3 बहुमत तो कहां पे, संसद में चाहिए ही, संसद में, और प्लस आधे राज्य के विधानमंडल में भी बहुमत, मतलब आधे, आधे से अधिक कहने का अर्थ है बहुमत से पारित होना चाहिए या पास होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे विषय क्या है, जैसे हो गया आपका केंद्र राज्य संबंध, क्या हो गया, जैसे हो गया केंद्र राज्य संबंध, अगर इसमें कोई संशोधन करनी है तो क्या होगा, आधे से अधिक राज्यों में बहुमत से पास होना चाहिए। ठीक है, अब तो इस प्रकार के जो है वह काफी जटिल हो गया। तो हमने क्या देखा कि साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, और जो है दो 2/3 संसद और आधे राज्य के विधानमंडल में भी बहुमत से पारित पारित होना चाहिए। तो ये जो है काफी प्रक्रियाएं जटिल होती है। अच्छा, यही प्रक्रिया जो है अगर राष्ट्रपति चुनाव में भी आपको संशोधन करना है, किसके, राष्ट्रपति चुनाव में भी संशोधन करना है, तो यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि भारत का जो संविधान है उसे आसानी से भी जो है संशोधन किया जा सकता है उसमें, और उसमें जो है काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, यानी प्रक्रिया काफी कठिन भी है। इस प्रकार भारत का क्या है, लचीला और कठोर दोनों संविधान का मिश्रण है। चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं, इकहरी नागरिकता। तो इकहरी नागरिकता का जो है क्या अर्थ है यहाँ पे, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि नागरिकता कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे नागरिकता की सामान्य चर्चा जो होती है अगर हम करें, तो इकहरी नागरिकता या दोहरी नागरिकता, क्या, इकहरी या दोहरी नागरिकता। अच्छा, इकहरी नागरिकता, भारत में इकहरी नागरिकता है। ये दोहरी नागरिकता कहाँ पे है, दोहरी नागरिकता का उदाहरण आपको सबसे प्रमुख उदाहरण मिलेगा अमेरिका। कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका।
यानी यूएसए। ठीक है, अब जो है वहां पे क्या है, वहां पे लोगों की एक तो अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता होती ही है, साथ ही साथ प्रत्येक राज्य के नागरिकों की भी अपनी अलग नागरिकता होती है। तो इस प्रकार राज्य और केंद्र, राज्य प्लस केंद्र दोनों स्तर पे नागरिकता होती है। राज्य प्लस केंद्र दोनों स्तर पर नागरिकता होती है, मतलब देश की भी नागरिकता और जो है राज्य की भी नागरिकता, तो दोनों स्तर पर नागरिकता होती है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में नागरिकता जो है वह सिर्फ एक ही स्तर स्तर पर होती है। भारत में एक ही स्तर पर, एक ही स्तर पर नागरिकता का प्रावधान, एक ही स्तर पर नागरिकता का प्रावधान होता है। वो कौन सा है, राष्ट्र स्तर पर नागरिकता का प्रावधान। भले किसी भी राज्य का निवासी हो, कोई भी हो, सबके लिए, सब भारत के ही नागरिक होंगे। ठीक है, क्या होंगे, सब भारत के लिए के ही नागरिक होंगे। अलग अलग राज्यों के नागरिकों को अलग अलग राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी, एक ही नागरिकता प्राप्त होगी और वह भारत की होगी। और चूंकि विविधताओं से भरे भारत देश में इस प्रकार का प्रावधान होना काफी आवश्यक था, वरना भाषा, धर्म, रंग इस सब के आधार पे तो अनेक विभेद है, भी एक विभेद और पैदा हो जाता। इसलिए इकहरी नागरिकता भारतीय संविधान निर्माताओं के दूरदर्शिता को दिखाता है। अगला है सहयोगी संघवाद। देखिए अगला क्या है, सहयोगी संघवाद। अब यहां पे सहयोगी संघवाद का क्या अर्थ है, सहयोगी संघवाद का अर्थ है कि आपस में समन्वय के आधार पर सत्ता का संचालन। अब देखिए भारत में क्या किया गया है, भारत में तो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। क्या किया गया है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, और विकेंद्रीकरण के बारे में बता ही दिया गया है, मतलब पीछे मैंने बता दिया है कि विकेंद्रीकरण का अर्थ विभिन्न स्तरों पे शक्तियों का बंटवारा है। जैसे राज्य स्तर पे, उसके बाद जो है फिर पंचायत, फिर जो है आपका नगर पालिका, फिर जो है पंचायत में भी जो है कई हिस्सों में बांट दिया गया है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब सत्ता का विकेंद्रीकरण करके क्या किया गया है, संघ की अपनी शक्तियां हैं, संघ की अपनी शक्ति और राज्य की अपनी शक्ति है। दोनों की अलग अलग शक्ति है, संघ की अपनी शक्ति एवं राज्य की अपनी शक्ति है। ठीक है, राज्य की अपनी शक्ति, और संघ और राज्य के बीच किसी प्रकार का विवाद ना हो, इसके लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। और किसी विवाद की स्थिति में अगर कभी जो है ऐसा लगता है, मतलब जो है विवाद की स्थिति कभी पैदा होती है, तो उसके निर्णय के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। किसकी, निर्णय, विवाद की स्थिति में, यहां पे आप देख लीजिए विवाद निर्णय, विवाद निर्णय कौन करेगा, तो विवाद निर्णय करेगा सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय। ठीक है, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय भी बात करेगा। साथ ही इनके बीच बेहतर समन्वय के लिए क्या किया गया है कि क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, हालांकि ये सब क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है, गैर संवैधानिक निकाय। कौन सा, क्षेत्रीय परिषद गैर संवैधानिक निकाय है। हालांकि अंतरराज्यीय परिषद जो है वह गैर संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि इनकी जो है चर्चा है संविधान में अनुच्छेद 243 के एक में, 243 में। तो ये जो है क्षेत्रीय परिषद जो है ये गैर संवैधानिक निकाय है और ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इसके लिए क्षेत्रीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद जैसी संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। किसके लिए, राज्यों के बीच समन्वय बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए। तो क्षेत्रीय परिषद और अंतरराज्यीय परिषद की व्यवस्था व्यवस्था संघ एवं राज्य के बीच, राज्य के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए, समन्वय बनाए
रखने के लिए की गई है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है द्विसदनवाद। अब देखिए द्विसदनवाद का अर्थ क्या है। तो देखिए भारत में क्या किया गया है कि भारत में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई है। द्विसदनीय व्यवस्था क्या, हम लोग जानते हैं कि सांसद जो है, संसद माफ कीजिएगा, संसद किस किस से मिलके बनता है, राज्यसभा और प्लस लोकसभा। किससे, राज्यसभा प्लस लोकसभा। ब्रिटेन में भी द्विसंसदीय व्यवस्था है जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे राज्यसभा हुआ तो हाउस ऑफ, उसी प्रकार लॉर्ड्स होता है वहां पे, और लोकसभा जिस प्रकार है उसी प्रकार हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। तो द्विसदनवाद यानी संसद में राज्यसभा और लोकसभा की व्यवस्था की गई है। किसकी, राज्यसभा और लोकसभा की व्यवस्था की गई है, यानी सदन को दो भागों में बांटा गया है। अब लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को क्या कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अब ये जो है राज्यसभा जो है ये अविनाशी है, मतलब हरेक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं। मतलब 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं और फिर 1/3 नए सदस्यों का चयन होता है, लेकिन ये कभी समाप्त नहीं होती है। और लोकसभा जो क्या है, यह विनाशी है, यह विनाशी है। यहाँ पे विनाशी कहने का अर्थ क्या है कि प्रत्येक 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पे या किसी परिस्थिति में भंग होने पे क्या होती है, लोकसभा समाप्त होती है और फिर से उसका जो है चयन किया जाता है। तो ठीक है, अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ तो मैंने आपको कई बार समझा दिया है कि यहाँ पे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि सत्ता आप बोल दीजिए या शक्ति बोल दीजिए, ठीक है, सत्ता या शक्ति का विभिन्न स्तरों पर विभाजन। क्या है, सत्ता या शक्ति का विभिन्न स्तरों पर विभाजन। तो ठीक है, सत्ता या शक्ति का विभिन्न स्तरों पर विभाजन कैसे हुआ है, तो देखिए नंबर 1, सबसे पहले केंद्र या संघ सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा नगर पालिका या पंचायत, तीसरा नगर पालिका या पंचायत। अब पंचायत में भी क्या किया गया है, इसे भी जो है सत्ता, इसको भी विकेंद्रीकृत कर दिया गया है, और कहीं कहीं पे त्रिस्तरीय या कहीं कहीं पे द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई है। ठीक है, अब अगला देखते हैं राष्ट्रपति को प्राप्त आपातकालीन शक्तियां। अब राष्ट्रपति को आपातकाल के समय में कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। अब आपातकाल से यहाँ पे सेंस है, आप अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, इसमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो क्या है, अनुच्छेद 352 जो है यह सशस्त्र विद्रोह या सैन्य विद्रोह, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, सैन्य विद्रोह, युद्ध, इन परिस्थितियों में घोषित की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 356 ये तब लागू की जाती है, यह राज्यपाल की सिफारिश पर लागू की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। किसके, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। और किस परिस्थिति में, जब राज्यपाल को ऐसा लगता है कि यह राज्य सरकार संविधान के अनुसार राज्य का संचालन नहीं कर रही है। ठीक है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है, और कब करता है, जब राज्यपाल को ऐसा लगता है कि यह राज्य सरकार संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है। और अनुच्छेद 360 यह वित्तीय आपातकाल के संबंध में है। क्या है, वित्तीय आपातकाल के संबंध में है।
किसके संबंध में है? वित्तीय आपातकाल के संबंध में है। ठीक है, तो इस प्रकार जितनी विशेषताएं थी संसद की उसे हमने जो है देखने का प्रयास किया, और इस प्रकार प्रस्तावना एवं विशेषताएं मतलब संविधान की प्रस्तावना और विशेषताएं, इससे संबंधित जो भी टॉपिक थे उसका हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम मिलेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना और विशेषता के ऑब्जेक्टिव सेशन के साथ।